नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। नई दिल्ली के कृषि भवन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुझाव पर राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल करने का फैसला किया गया है। साथ ही पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना में भी राजस्थान को 20% की जगह 40% तक राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और प्रदेश में सिंचाई के लिए टांकों की व्यवस्था को जारी रखने का फैसला भी लिया गया है। बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार खेती के उन्नयन और किसान कल्याण के प्रति पूर्णतः संकल्पित है। प्रमुख जो मांगती हमारे जो टांके हमारे राजस्थान के अंदर बनते हैं, जैसे पानी का संग्रहण होता है, उसके लिए एक ऑर्डर निकल गया था कि उसके लिए जो यहाँ से पैसा मिलता है वो आगे अगर सिंचाई के काम में लेते हैं तो वो नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने उसको दोबारा से जो स्कीम थी उसको पूरे राजस्थान के अंदर टांके बनवाने का आज आदेश किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे और कई विषय हैं हमारे पंचायत राज्य और ग्रामीण विकास के, एग्रीकल्चर के, जो हमारी डीएपी के लिए जो थोड़ी दिक्कत थी उसके लिए भी हमने बात की है, तो उसका भी आपने कहा है कि तुरंत ही उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। इस तरह से कई मुद्दे और हमारे ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, उन सभी को माननीय हमारे बहुत ही अच्छे और अनुभवशाली मंत्री हमारे शिवराज सिंह जी ने उनको सभी को किया है। निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। टांकों के लिए जो फंड मिलता था तो वो वापस से अब जारी होगा? बिल्कुल, पूरी तरह से आज ही ऑर्डर कर दिए और वो जो पहले होते थे वो ही होंगे। कितना फंड मिलने वाला है, कितना जारी किया? वो तो उसमें जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हो जाएगा। वो तो जो स्टेट के डिपार्टमेंट दौरा आपका सुबह से रहा, कैसा दौरा रहा? देखिए, दिल्ली का दौरा तो राजस्थान के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि राजस्थान के विकास के लिए ये जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से केंद्र और राज्य मिलकर के प्रदेश का हर विभाग में जो आवश्यकता होती है उनके लिए हम यहाँ आते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में हर क्षेत्र में जो आवश्यक है वो विकास के लिए जो हम सहयोग चाहते हैं, हमारी केंद्र सरकार पूरी तरह से वो सहयोग करती है। और आज आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर लगातार विकास के काम हो रहे हैं। प्रवासी सम्मेलन और जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है उसको लेकर भी पीएम साहब से बात हुई? देखिए, ये राजस्थान प्रवासी सम्मेलन हमारा 10 दिसंबर को है और आपने देखा होगा कर्म भूमि से मातृभूमि, उन सभी प्रवासी भाइयों ने राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया है। और वो एक पानी के ही क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में लगातार वो काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि उसका बहुत बड़ा उपयोग राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को बधाई दूंगा। वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं राजस्थान के विकास के लिए और वहां की जनता के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं चलाई है और भारत सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया है। और इसलिए चाहे वो तार बाढ़ का मामला हो, पहले एक फसल के लिए था, उन्होंने कहा था कि नहीं बाकी फसलों के लिए भी लागू होना चाहिए, वो भी हम लागू करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के 8 जिले जहां उत्पादकता एवरेज से कम थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि किसानों का उत्पादन बढ़े। रेनफेड एरिया, सूखे एरिया जहां पानी कम था, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता, वो 8 जिले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत उन जिलों को ले लिया गया है। और अब 11 विभागों की 36 योजनाओं को हम फोकस करके लागू करने का काम करेंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पानी तो बहुत जरूरत है, तो टाके का उन्होंने बताई, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत भी, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत भी उन्होंने ज्यादा राशि चाहिए है, तो वो भी हमने 20% के बजाय 40% तक
करने का फैसला किया है, वो बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी बहुत ढंग से लागू कर रहे हैं। राजस्थान में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर के पास मजदूरों से भरी एक प्राइवेट स्लीपर बस हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई। करंट दौड़ने के कारण बस में भीषण आग लग गई और इस हादसे में बस में सवार 10 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 मजदूरों की हालत नाजुक होने पर उन्हें तुरंत जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी ये बस उत्तर प्रदेश से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म अब एक जैसी होगी, जिसमें टाई शामिल नहीं होगी। वहीं शिक्षकों के लिए भी यूनिफॉर्म लागू करने और आईडी कार्ड अनिवार्य करने की योजना बनाई जा रही है। ये घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा विश्वविद्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान की। शिक्षा मंत्री दिलावर ने बताया कि राज्य में अब शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा, ताकि छात्रों को समय पर किताबें मिल सके और वो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई की तैयारी भी कर सके। उन्होंने कहा कि ये बदलाव शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और व्यवहारिक बनाएगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग के कार्यालयों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य रूप से होंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हाजिरी तभी लगेगी जब वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। हमारा जो शैक्षिक सत्र है शिक्षा विभाग का 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। अभी तक 1 जुलाई से प्रारंभ होता था, क्योंकि अब जानते प्रशासनिक वर्ष और वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और इसलिए हमने शिक्षा विभाग ने तय किया है कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ है। इसके कई फायदे हैं। 1 अप्रैल के आसपास बच्चों को किताबें मिल जाएगी, तो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने का, अध्ययन करने का भी उनको अच्छा पर्याप्त समय मिल जाएगा और कई फायदे इसके। इसलिए हमने ये तय किया है कि 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। दूसरा है कि जो हमारे विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, उनकी जानकारी माँ बाप को पूरी होना चाहिए कि वो स्कूल में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, क्या वो छात्र हो छात्रा है। इसलिए स्कूल में यदि छात्र नहीं पहुंचा तो उसकी सूचना अभिभावकों को मिलेगी, क्योंकि उनके रजिस्टर्ड नंबर हमारे पास मसाला दर्पण पर है कि आपका बेटा या बेटी आज स्कूल नहीं आया है। ये सूचना उनको मिल जाएगी, तो पता चलेगा माँ को कि उनका बेटा या बेटी कहाँ है। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत शीघ्र ही इसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। दूसरा है कि हमने ये भी तय किया है कि जो हमारे पंचायत राज, संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा यानी और हमारा शिक्षा विभाग के जितने ऑफिसेज हैं, वो अब कुछ दिनों बाद से राष्ट्रगान से विद्यालय ऑफिस हमारा प्रारंभ होगा और राष्ट्रगीत से ऑफिस हमारा बंद होगा। उसके साथ साथ यानी ऑफिस के प्रारंभ में और लास्ट में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। ये हमने तय किया है। इसके साथ ही हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की पोशाक, ड्रेस, गणवेश, जिस अलग अलग नाम से अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं, वह अब एक ही होगी और उसमें टाई को कोई जगह नहीं होगी। जैसे शर्ट है, नेकर, पैंट जो भी होता है, जूते, वो सब एक जैसे होंगे सरकारी और गैर सरकारी में। कुछ समय बाद इसके आदेश जारी करने वाले हैं। आगे चल करके हम शिक्षकों की भी यूनिफॉर्म तय करने वाले हैं और हमारे अध्यापकों का भी आईडी कार्ड होगा
अध्यापकों के ID कार्ड के बाद यानी परिचय पत्र के बाद हम उसके आगे जाकर के हम सभी बच्चों का परिचय पत्र लागू करने वाले हैं। ये कुछ बातें थी जो आपको मैंने बताई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। राजस्थान इस समय बेमौसम बारिश की चपेट में है। इस अप्रत्याशित बरसात ने एक और जहां किसानों की कटाई के लिए तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी है। इस नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा ऐलान किया है, जिसने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल खराब हुई है, वहां सरकार को तुरंत गिरदावरी यानी फसल नुकसान का आकलन करवाना चाहिए। कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां जहां नुकसान हुआ है वहां के किसानों को नियम अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा और किसानों को जल्द सहायता मिलना सुनिश्चित करूंगा। अभी राजस्थान के कई हिस्सों से बरसात आने की सूचनाएं मिली है। ये बेमौसम बरसात है और इससे कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है। तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। राजधानी जयपुर में प्रवासी बिहारी समुदाय के छठ पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक रंगों में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रंगी हुई नजर आई। उप मुख्यमंत्री ने विद्याधर नगर में छठ पूजा कार्यक्रम में शिरकत की और सूर्य उपासना को सनातन संस्कृति, आस्था और अनुशासन का प्रतीक बताया। डिप्टी सीएम ने अपने विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के वार्ड 5 स्थित सूर्य नगर, जेडी कॉलोनी और गौतम विहार कॉलोनी में आयोजित छठ पूजा समारोह में शिरकत की थी। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जनता से बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील भी की। मैं यहाँ आई हूँ और हमारे यहाँ भी बिहार से बहुत सारे हैं जो यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो यहाँ रहते हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ मैंने पूजा भी की सबके साथ मिलकर, बहुत अच्छा लगा। एसआईआर का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है। एसआईआर का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है। देखिए, अभी मैंने वो ईसी की जो ब्रीफिंग होने वाली थी मैंने अभी देखी नहीं है, तो कौन कौन से स्टेट्स में क्या हो रहा है मुझे अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो जरूरी है और होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है अच्छा ही है ना। एक बार ये सारा जो हमारे जिस तरह से हमारे वोटर लिस्ट में जो डिस्पैरिटीज होती हैं वो एक बार सही हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। उल्टा मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, मेरे क्षेत्र में जब मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय कम से कम 30,000 लोगों के नाम नहीं थे, तो जो वोटर्स हैं यहाँ के उनके नाम नहीं थे। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले, तो वो जो करते हैं वो सब जानते हैं और हम लोग तो भाई जो गलत हुआ है उसको सही कर रहे हैं और उसमें अच्छा ही है। वो बहुत गलत बात है। इस तरह से वो बात जो कर रहे हैं, जो एक ऐसा कानून बना है जो बहुत असेंशियल है और उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी किसी कम्युनिटी को नुकसान करे या किसी की राइट छीनने वाला नहीं है वक्फ बिल। लेकिन अगर कोई इस बिहाफ पे कि हम लोगों के पास हम वक्फ बोर्ड में हैं या इस तरह से और इस वजह से ये जमीन कब्जा कर लेते हैं, ये गलत है। तो मुझे लगता है इस तरह की जो बात करना बहुत गलत है। अभी वो इस तरह के लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। पहली बात तो उनकी सरकार बनने वाली है नहीं। दूसरा, वो इस तरह से लोगों को बहका रहे हैं, झूठी घोषणाएं, झूठे आश्वासन। मुझे लगता है कि बिहार की जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 24 घंटे से बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह से ही पूरे क्षेत्र में लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। इस बारिश ने मौसम को ठंडा और सुहावना बना दिया है, लेकिन किसानों के बीच खुशी और चिंता दोनों के भाव देखने को मिल रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि जिन खेतों में नई फसल की बुआई और अंकुरण हो चुका है, उनके लिए बारिश वरदान साबित हो रही है। वहीं जिन क्षेत्रों में खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है या बुआई नहीं हुई है, वहां के किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ किसानों ने बताया कि लगातार बारिश से बीज गलने की भी आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश का ये दौर कुछ और घंटों तक जारी रह सकता है।
श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में श्री बिश्नोई मंदिर सभा अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर सोमवार को दो पक्षों में विवाद हो गया। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मंदिर सभा कार्यालय पर ताला लगवा दिया और पुलिस बल तैनात कर दिया गया। विवाद के बाद एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने दोनों पक्षों के बीच सुलह के प्रयास के लिए देर शाम बैठक आहूत की, लेकिन एक पक्ष के समर्थकों के नहीं पहुंचने से कोई निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। श्री बिश्नोई मंदिर सभा में आम सभा की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें आगामी 3 वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी के गठन पर विचार होना था। तो उस मीटिंग के दौरान चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की गई और उसमें चुनाव अधिकारियों ने इच्छुक जो दावेदार हैं उनसे नाम मांगे। उसमें 5 दावेदार सामने आए। 5 दावेदारों में से एक ये हनुमान जी चार थे, एक भूप सिंह जी पूनिया, एक श्री कृष्ण जी राण, एक बबलू जी कालीराणा और एक हंसराज जी सियाग डावला से। ये 5 आदमियों ने अपना दावा किया था प्रधान बनने के लिए, लेकिन उनमें से 2 आदमियों ने श्री कृष्ण जी राण और जी पूनिया ने हनुमान जी का समर्थन कर दिया और हंसराज जी सियाग ने बबलू जी कालीराणा का समर्थन कर दिया। 3 आदमी इनके पक्ष में हो गए, वो 2 आदमी रह गए। उसके बाद में उपस्थित जन समुदाय ने इनको अपना अध्यक्ष मानते हुए इनको अध्यक्ष घोषित कर दिया और इनको माला पहना दी। इस पर दूसरा पक्ष उत्तेजित हो गया और उन्होंने मंदिर के बाहर जाके अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया और अपनी माला उनको पहन के और फोटो वायरल कर दी और चुनाव अधिकारियों को भी वो मंदिर के ओपन से अपने कमरे में ले जाके और वहाँ पर उनसे कार्रवाई दिखा के साइन करवा दिए और मंदिर के गेट से जो आदमी बाहर निकलता गया उसके वो साइन करवाते गए और अपने आप को उन्होंने स्वघोषित अध्यक्ष घोषित कर दिया। लेकिन समाज ने अध्यक्ष हनुमान जी चार को बनाया था और उसके बाद में उन्होंने ये ऑफिस में बैठने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने गुंडे बैठा रखे थे। इनको ऑफिस के अंदर नहीं घुसने दिया। जब ये अंदर घुसने लगे तो इन पर हमला करने का कोशिश किया तो समाज के लोगों ने जो गुंडे थे उनको पकड़ के वहाँ से बाहर निकाला, लेकिन उन्होंने ऑफिस को बंद कर दिया। उसके बाद में ये मामला प्रशासन तक पहुँचा तो वहाँ तहसीलदार जी और थाना अधिकारी वगैरह आ गए। उन्होंने बैठ के सब दोनों पक्षों से वार्ता की। वार्ता करने के बाद आज 4 बजे का समय तहसीलदार जी ने एसडीएम साहब के यहाँ वार्ता के लिए हमें बुलाया था। तो हम यहाँ उपस्थित हुए और अपना पक्ष एसडीएम साहब के समक्ष रखा है और कल शाम से ही मंदिर के कार्यालय पर प्रशासन ने ताला लगवा रखा है और जब तक स्थिति शांतिपूर्वक नहीं हो जाती तो इनको अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण नहीं करवा दिया जाता, तब तक एसडीएम साहब से निवेदन किया है कि वो मंदिर कार्यालय और परिसर पर अपना कब्जा बनाए, मतलब अपना नियंत्रण रखे और स्थिति शांतिपूर्ण होने के बाद ही कोई निर्णय करे। दीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने पंचायत समिति सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सावई खेड़ा परियोजना के अंतर्गत फिलहाल 65 HP मोटर से डिप्रेशन से पानी अपलिफ्ट किया जा रहा है। परियोजना को सशक्त बनाने के लिए 75 HP क्षमता के 2 नए पंपों का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही 400 मीटर पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। कलेक्टर कौशल ने निर्देश दिए हैं कि जैसे ही नए पंप स्थापित हो परियोजना को 100% क्षमता पर संचालित किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को पेयजल एवं सिंचाई की सुविधाओं में सुधार मिल सके। कोटा जिले के सांगोच क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से जारी लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। विशेष रूप से खेतों में कटी पड़ी धान की फसल पानी में डूब जाने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि धान के अलावा अन्य फसलों को फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन धान की फसल पूरी तरह से, विशेष रूप से खेतों में कटी पड़ी धान की फसल पानी में डूब जाने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि धान के अलावा अन्य फसलों को फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन धान की फसल पूरी तरह से खराब होने की कगार पर है। लगातार बारिश के मौसम से पूरी तरह ठंडा हो गया है, खेतों में पानी भर गया है और अब रही सही कसर इस बारिश ने पूरी कर दी। किसानों ने मांग की है कि प्रशासन धान की खराब फसल का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा राशि दे ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। पिछले 24 घंटे से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है। इससे धान की फसल खेतों में कट के पड़ी हुई है। इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है किसानों को और सरकार से हम मांग करते हैं कि इसका भी सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा राशि या बीमा क्लेम के माध्यम से दिलाया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। जिले के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत पाई है।
इसी बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए अगले 24 घंटे के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में येलो अलर्ट घोषित किया है। विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। लगातार हो रही बरसात से जलाशयों का जलस्तर बढ़ने लगा है और कई बांधों में पानी की आवक तेज हो गई है। बस्सी बांध क्षेत्र में 89 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।